8:30। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट हैपेंड to the maximum kinetic energy if frequency is increased. तो then maximum kinetic energy increases when frequency is increased. ठीक है बेटा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ने। मतलब E के मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक हो गया। जी सर। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होना था कि फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है वो लेके थोड़ी देर, अब इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता, तो जब उसके पास इतनी एनर्जी होती तो वो निकल जाना चाहिए था। जैसे पैकेट्स आपके पास है ना, तो आप किसी को ट्रांसफर करते तो एक पूरा पैकेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, और उसको आप किसी दूसरे कंटेनर में डाल लें, तो आप उस कंटेनर जो है वो आस्ता 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 उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर लाइट जो है वो वेव होती तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आस्ता आस्ता एब्जॉर्ब करता रहता, और एक थोड़ा सा वक्त आता तो वो निकल जाता। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करेंगे बेटा, लेकिन शर्त ये है कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ई मैक्स will also increase. But Emax has Emax doesn't change if the intensity of light is changed. ठीक हो गया। यस। अब इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है, देखें। इंटेंसिटी का ये फर्क पड़ रहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन एफ नॉट है और फिर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, देन एफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ा होना चाहिए? हाँ, जल्दी एमिट होगा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स। नहीं। देखो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ना वो ज्यादा हो रहे हैं। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो इधर आके फोटॉन्स जो टकरा रहे हैं वो ज्यादा टकरा रहे हैं, तो तो नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स। एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा था? हम्म। रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। मतलब ये हमें कैसे पता चला था यहाँ पे कि रेट इंक्रीज हो रहा है? ये करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही थी। ये जो करंट यहाँ पे नजर आ रहा था ये ज्यादा हो जाता था अगर इफ इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती इंक्रीज। है, लेकिन कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। जी। तो किस चीज पे? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे, और इंटेंसिटी का इफेक्ट नंबर ऑफ जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे फर्क पड़ रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी बेटा कि जो एमिशन है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो देर इज नो डिले। जिस टाइम पे हम लाइट फेंक रहे हैं उसी टाइम पे आपको करंट मिल रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ये भी हैरान कुन बात थी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंस्टेंटेनियसली एमिट हो रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? मतलब जल्दी। उसी टाइम पे देयर इज नो डिले अच्छा। बिटवीन
इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यार, अगर वेव नेचर होती, लाइट वेव पे बन, वेव होती अगर लाइट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसको मिलती रहती, 1 सेकंड बाद इसके पास एनर्जी और आ जाती, 2 सेकंड बाद एनर्जी ज़्यादा हो जाती, 3 सेकंड बाद एनर्जी और ज़्यादा होती, क्योंकि कंटिन्यूसली इसको एनर्जी मिल रही होती। तो एक वक्त आता तो थोड़ी देर बाद निकल जाना जाता ना, चाहे फ्रीक्वेंसी जो मर्जी होती, डिले होता हम्म। ना। मतलब अगर आपके पास यस। पानी है और किसी दूसरे बर्तन को फिल कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप किसी को शुगर का बैग दे रहे हो तो पूरा बैग एक वक्त में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। सो इस बात से ये जी। साबित हुआ इन ऑब्जर्वेशन से कि भाई जो लाइट है, वहां पे अब डिबेट शुरू होगी कि लाइट वेव के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट पे बिहेव नहीं कर रही। वेव के तौर पे बिहेव करती तो वेव की एनर्जी आपको पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम भी होती, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा करते तो एमिशन हो जाना चाहिए था। ठीक है, हो जाना चाहिए था ना। हम्म। इंटेंसिटी इंक्रीज करते तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोर पावर रिसीव करते, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा टाइम लेते एमिट करते हुए, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करते 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 थोड़ा वक्त लगता और फिर वो निकलते, ऐसा भी नहीं हुआ। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड ना करती, बल्कि उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें, इन ऑब्जर्वेशन से ये साबित हुआ। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई लाइट जो है, कंक्लूजन क्या हुआ, इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया गया कि लाइट जो है वो कंसिस्ट ऑन पार्टिकल नोन एज फोटॉन। अब जब एक पार्टिकल, एक फोटॉन के पास एनर्जी कितनी है, एच एफ, और फोटॉन की एनर्जी बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स बस। फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? फोटॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। एनर्जी। तो इसका मतलब मोर एनर्जेटिक फोटॉन जब आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। मसला देखें, ये आपके पास ग्राउंड है और इसमें आपके पास डिफरेंट ये बॉल्स पड़े हुए हैं, और इनको इस साइड तक पहुंचाना है आपने, यहां से ऊपर थ्रो करना है। एक बचा आता है, इधर से इधर तक थ्रो करने में लेट से 50 जूल एनर्जी चाहिए। एक बच्चे के पास एनर्जी है जी 30 जूल। इस तरह के क्या 50 बच्चे ले आएंगे तो एमिशन हो, ये ऊपर बॉल फेंक सकेंगे? एक बच्चा एक बॉल को ही फेंक सकता है एट अ टाइम। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा करने से ये बॉल ऊपर चला जाएगा? नहीं। एक बच्चा, मैक्सिमम बच्चे के पास एनर्जी है 30 जूल, और एक बच्चा एक बॉल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एक को थ्रो कर सकता है, तो वो नहीं ऊपर जाएगा। सही है। तो यही मतलब था कि अगर फोटॉन की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी जो उसको निकलने के लिए चाहिए उससे कम में, तो जितने मर्जी फोटॉन कर लें, जितनी मर्जी इंटेंसिटी ज्यादा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बच्चा जिसकी पास एनर्जी है 60 जूल, तो अब 50 जूल इसको ऊपर फेंकने में लग गए, बाकी 5 जूल इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, यही होगी ना। जी। तो अब ज्यादा बच्चे कर लोगे 60 जूल वाले, तो ज्यादा बॉल्स को ऊपर फेंक देंगे, तो नंबर ऑफ बॉल्स विल इंक्रीज। हम्म। ये मतलब
कि इंटेंसिटी ज़्यादा करने से अगर हर फोटॉन की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा है तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर फोटॉन की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी से कम है तो जितने मर्जी इंक्रीज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन हम्म, के साथ इंटरेक्ट करता है तो अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको दे देता है, ऐसा नहीं पार्शियल एनर्जी देगा। इसलिए इंस्टेंटेनियस है, उसी वक्त इंटरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। अगर वो एनर्जी इतनी है कि ऊपर जा सकता है, बाहर निकल सकता है तो निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। नहीं। ठीक है। सो जो इसीलिए लाइट कंसिस्ट ऑन पार्टिकल्स, और उनको फोटॉन कहते हैं, और एनर्जी ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसमें बेटा यहाँ पे आएगा एक चीज, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from a metal surface। ठीक है बेटा। और ये क्या होगी, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी फाई। और एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है? एच एफ। सो मिनिमम जी। एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? एच एफ नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही बात की थी ना हमने। हाँ, जी। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की जो उसको रिक्वायर है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एफ नॉट है, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इमिट करने के लिए वो एच एफ नॉट होगी। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। और इसकी यूनिट क्या है? ये एनर्जी है बेसिकली, ये याद रखना। तो यूनिट जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी जूल में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या वेवलेंथ की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा? एच सी ओवर लैम्डा नॉट, लैम्डा। मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। यस। अब आप इसको ऐसे भी वो समझ सकते हैं कि देखो, देखा बेटा, ये कंटेनर है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये समझ लें, ये एक वेल है। एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़्यादा चाहिए। ज्यादा ज्यादा। लेट्स से बेटा, जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए वो वो उसको वर्क फंक्शन कहेंगे। और इस केस में लेट्स से वर्क फंक्शन है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कर रहा हूँ, लेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या फोटॉन की एनर्जी अगर आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। यस। पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 1। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है लाइट की। ये आके इससे इंटरेक्ट करता है, इस फोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के लिए चाहिए, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो नीचे पड़ा है थोड़ा सा, इसको निकलने के लिए लेट से चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये निकल तो जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ नहीं होगी। निकल जाएगा लेकिन हम्म। भागेगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा ही नहीं जी। क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो इसलिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। और उसकी जो फिर आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए, वो ये थी, सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कि एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट इज एच एफ, जो कि इस केस में 3 है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit एन इलेक्ट्रॉन, प्लस देन ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन कैसे लिखी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? यस। ये किस चीज की एनर्जी है? एनर्जी ऑफ फोटॉन बेटा, हम्म। एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, एंड देन बाकी एनर्जी जो है दैट इज used as kinetic energy of the emitted electron. जी। So who proposed this equation? आइंस्टाइन। Einstein. This is very important equation and known as photoelectric equation. और इस इक्वेशन के मुताबिक हम अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन के मुताबिक? सॉरी, If अगर क्या? HF by HF is equal to phi, energy of photon is equal to work function, then maximum kinetic energy will be जीरो। 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो अगर E मैक्स को बेटा आप सब्जेक्ट बना दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो दैट वुड बी HF माइनस वर्क माइनस फंक्शन। फाई। तो वो जो ऑब्जर्वेशन आइंस ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी उसको जस्टिफाई करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज, इसको ई के भी लिख सकते हैं, के ई भी लिख सकते हैं, ई के लिख देता हूं ताकि आपके लिए मसला ना हो, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ओनली। देयर इज नो टर्म ऑफ इंटेंसिटी ओवर हियर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन frequency. If you will फ्रीक्वेंसी increase the frequency, maximum kinetic energy will increase. इंक्रीज। नजर आ रहा है ना? जी। If the frequency is below then the threshold frequency, then there will be no emission. ठीक है। तो फाइव को हम अगर लिखना भी चाहें इस इक्वेशन से तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई के मैक्स इज एच एफ माइनस एच एफ नॉट। हम्म। बेटा अब देखो, इसकी मैं अगर आपके पास अगर ग्राफिकली इसको जस्टिफिकेशन देखी जाए, तो सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम ग्राफ्स पे बात करेंगे कि सबसे पहला ग्राफ आता है जी, अगर आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ई के मैक्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो कैसा ग्राफ होगा? ई के मैक्स और एफ का ग्राफ कैसा होगा आपके ख्याल में? ये एफ है ना, ई के मैक्स है, जी। कैसा ग्राफ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये बेटा ऐसा होगा। हम्म। एक सेकेंड, इसको एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन को, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। आगे मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाई? क्योंकि कम नहीं, वो नेगेटिव डाटा हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट हम देख ही नहीं सकते ना। देखो, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं ना। इधर तो कोई डाटा ही नहीं होगा हम्म। हमारे पास, प्रैक्टिकली नहीं डाटा होगा। अगर मैक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, वो भी नहीं भाग रहे होंगे। तो जो हमें डाटा मिल रहा होगा वो यहाँ से आगे आगे मिल रहा होगा। तो ये जो इंटरसेप्ट होगा ये एफ नॉट पे होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो है ये जो चीज होगी, दिस इज फाई वर्क फंक्शन, ये है ना वाई इंटरसेप्ट। बेटा अगर आप एफ को जीरो कर दें
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी -5 के बराबर हो जाएगी यहाँ पे ये चीज। ग्रेडियंट क्या होगा? दिस इज वाई, दिस इज एम, दैट इज एफ इज एक्स, दैट इज सी। सो व्हाट इज ग्रेडियंट? एच। एच, प्लॉन्क्स कांस्टेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर एक ग्राफ आपको दिया होता है, एक तो कहता है जी इसका एफ निकाल दें, एच निकाल दूँ, आपने निकाल दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जी अगर एक दूसरा मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके लिए ये ग्राफ ड्रा करके दिखाएं, तो वो इसके पैरेलल ही होगा। दूसरे मेटल का ग्राफ इसके क्या होगा बेटा? पैरेलल ही, क्योंकि ग्रेडियंट तो वो सेम है ना। लेकिन उसका एफ नॉट जो है वो क्या है? वो ज़्यादा, उसने कहा अनदर ज्यादा। एलिमेंट जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, उसका ग्राफ ड्रा करके बताएं। ठीक है, क्लियर? जी सर। वेवलेंथ के साथ कैसा ग्राफ बनेगा? ई के मैक्स इज एच सी ओवर लेमडा -5। यहाँ से आप तो अंदाज़ा ई लगाएं कि ज्यादा अगर आपके होगा। पास 1/λ के साथ ग्राफ हो तो फिर कैसा होगा? 1/λ के साथ। हम्म 1/λ फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि 1/λ के प्रोपोर्शनल है। ये एक्स की जगह पे आ गया, जी। ये वाई है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव ही होगा, -5 है, तो ये भी ऐसा बनेगा। हम्म। दिस इज 1/λ0 एंड ग्रेडियंट विल बी एच सी बेटा। ठीक है। ग्रेडियंट विल बी एच सी। एच सी। ठीक हो गया। यस सर। और अगर लैम्डा के साथ ग्राफ हो तो फिर लैम्डा के साथ वो फिर पर इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब मतलब ऊपर से नीचे। कर्व होगा, ऊपर से स्ट्रेट नीचे लाइन। स्ट्रेट ही होगा। क्यों भाई? लैम्डा के साथ इट्स नॉट प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज इट? नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना भाई। लैम्डा इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन कर्व फॉर्म में डिक्रीज हो गया ऐसे। जी। लैम्डा जब जीरो होगा तो समथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिट। इन्फिनिट माइनस समथिंग विल बी इन्फिनिट, तो इसलिए इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को। जी। ठीक है, और लैम्डा को इन्फिनिट कर देंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिट इज जीरो। तो एसिम्प्टोट बन जाएगा। जीरो -5, ये फिर नीचे, मतलब यहाँ पे ये -5 है ना, तो इधर जाके इस हम्म। एसिम्प्टोट को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा ये। जी। ठीक है, समझ आई बात? यस। सो जी इसलिए सर। लेमडा आगे ग्राफ अचीवेबल नहीं होगा ना। लेमडा इंक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज 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 डिक्रीज, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक लेमडा पे जीरो हो जाएगी, वो यहाँ पे फिर लेमडा उससे आगे इंक्रीज करोगे तो वो मिशन ही नहीं होगा। जी। ठीक है, सो यस। मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा रीशेप कर दूं तो ये इस तरह होगा। ऐसे ये आगे अचीवेबल नहीं है, इसको डॉटेड लाइन, तो दिस इज लेमडा नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। उससे आगे वेवलेंथ होगी नहीं ना। ठीक है बेटा, ये ग्राफ अगर प्रैक्टिकली बनाना पड़ेगा तो यहाँ तक ही जाएगा, आगे डॉटेड लाइन बनाओगे।
सो व्हाट इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस ई के मैक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी? नाइस। तो नो। सो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। लाइन, it will not change even if the frequency is changed. Will it change? नहीं। तो इसलिए जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज भी करते रहे, इंटेंसिटी को तो नहीं होगा। अगर वो कहे जी इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ नॉट, तो फिर वो कहे जी इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी वर्सेस आई, आई इज द करंट, तो करंट विल इंक्रीज। जी। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हम नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट विल इंक्रीज। यस। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक जी। एनर्जी इज नो, इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी। तो पेपर में जब सवाल आएगा तो आप यहाँ तक ही बस इसको ड्रॉ करोगे, अगर वो ड्रॉ करने के लिए आएगा ना तो यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, आगे डॉटेड लाइन कर सकते हो। पेपर में कैसे सवाल आते हैं, इस ग्राफ दिया होता है प्लॉन्क्स कांस्टेंट की बात करता है ग्रेडियंट को यूज करते हुए, और एक और मेटल का कहता है कि जी इसकी इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी है, तो फिर उस पर क्या होगा? अच्छा, आपने अभी तक सवाल नहीं पूछा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली थी? हाउ टू फाइंड ई के मैक्स एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने कैसे निकाली होगी? क्या सर्किट यूज किया होगा क्या? कोई आइडिया नहीं? नाइस। बेटा ये है मेटल सरफेस, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके टकरा रही है, और इसको अब हमने क्या करना है, बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगाने हैं। यहाँ इस तरफ पॉजिटिव लगाना है और इस तरफ हमने नेगेटिव लगाना है। ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और एमीटर साथ लगाना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते रहना है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी, ये अब नेगेटिव टर्मिनल बना दिया है, ये क्या है इस तरफ पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगी बता सकते हैं आप मुझे, लेफ्ट और राइट? इलेक्ट्रॉन को तो लेफ्ट। लेफ्ट फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी, अगर का मैक्स, अब देखो ना इलेक्ट्रॉन्स की रेंज ऑफ एनर्जी है, ये याद रखना, रेंज ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की रेंज होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं वाई रेंज, क्योंकि कोई मेटल सरफेस के ऊपर सरफेस के करीब से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ नीचे से निकलते हैं, कुछ की एनर्जी कुछ और होती है, कुछ की कुछ और होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे लग रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या होगा? हाँ बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो ना। हेलो, साथ, साथ आपको आवाज आ रही है? जी सॉरी सर, आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, मैंने कहा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। वजह क्या है, जब ये यहाँ से निकला है, एमिट हुआ है, उस वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, आगे से इस पे फोर्स लगना शुरू हुई है, तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस वी है। कुछ इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा से आ रहे हैं, तो
सबसे ज्यादा रोकना किसको मुश्किल है? जो सबसे ज्यादा तेज है। ऐसा ही है ना? हेलो? जी हेलो? सॉरी सर। बेटा आप बोल नहीं रहे। हेलो सर, आवाज आ रही है? बोल क्यों नहीं रहे? जी सॉरी, स्पीकर में कोई गड़बड़ आ रही है। नहीं नहीं। सो मैक्सिमम, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज नाउ, और एक वक्त आएगा अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, और एक सर्टन पोटेंशियल पे एट सर्टन वैल्यू ऑफ वी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मीटर पे आपको क्या दिखाएगा? ए मीटर रीडिंग क्या हो जाएगी? हेलो बेटा? डिक्रीज हो रही है। ए मीटर रीडिंग जीरो हो जाएगी भाई। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल ही नहीं करेगा, तो उस वक्त मैक्सिमम, उस वक्त मीटर रीडिंग क्या होगी? जीरो। हम क्या कर रहे होंगे? हम यहाँ से लाइट इस पे थ्रो करेंगे, वी को इंक्रीज करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है जब जीरो हो जाएगा उस वी को नोट कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा ना? जी। सो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है, दैट इज ई के मैक्सिमम से जीरो हो रहा है। सो ई के मैक्स शुरू में थी, बाद में जीरो हुई है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन ऑफ पोटेंशियल इसके एनर्जी, अलावा। एंड गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ईवी। पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी ओवर चार्ज। सो बेटा एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, सो इसलिए ईवी। तो हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकालते हैं, और जिस पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, क्योंकि स्लो वाले तो पहले ही रुक जाएंगे। यहाँ पे देखे ना, अगर किसी के पास ज्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम है, तो कम वाला तो पहले ही जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होना हो गया है, मीटर रीडिंग अगर जीरो हो गई, तो उसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं। तो जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने ट्रैक कर लिया। तो ये इस सर्किट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालेगी। हम्म। तो इसीलिए जब ऑब्जर्वेशन, अब आपके जहन में सवाल आ सकता था कि सर यहाँ पे बात की जा रही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज, तो क्या सर्किट था, किससे उन्होंने पता चलाया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कोई टूल लगा के मैयर तो नहीं कर सकते उसकी स्पीड को, तो इसलिए फिर उसको हमने क्या किया, उसको स्टॉप किया। स्टॉप जब कर लिया तो हमें पता चल गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जो लूज हो गई, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो गेन उसने की है वो हमें पता चल गई। दैट इज द गेन ऑफ यस। पोटेंशियल एनर्जी, हम्म। और दैट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इसको समराइज कर लेते हैं बेटा, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहली बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? और जब आप एक लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट करते हो, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटल सरफेस। और जो सोलर सेल्स, और जो आप सोलर प्लेट्स काम करती हैं आपकी आजकल, जो सोलर पैनल्स हैं सारे, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इससे अच्छा। साबित क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसने पूरा एक, पूरी एक थॉट को चेंज कर दिया, पूरे एक परसेप्शन को चेंज कर दिया कि लाइट इस एक्सपेरिमेंट में वेव के तौर पे नहीं बिहेव कर रही। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन होता था वो गलत है, वहां पे लाइट बिहेव कर रही है एज वेव, यहाँ पे लाइट बिहेव कर रही है एज पार्टिकल। तो इसका मतलब ये होगा, आगे जाके हम बात करेंगे कि लाइट, इसका मतलब ये होगा कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है।
कभी वो वेव के तौर पे बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। आप ये सवाल पूछ सकते थे कि सर इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट गलत थे, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो है वो गलत था, तो वो भी अपनी जगह सही है। वहां प्रूव हो रहा है लाइट वेव है, यहाँ प्रूव हो रहा है लाइट पार्टिकल है। ठीक है। जी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर हमने फोटोन की एनर्जी और इस चीज़ की बात की। अब आपका एक सब टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो फोटो इलेक्ट्रिक जी। इफेक्ट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भेजी थी ना अपनी बुक, जी। उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन आप करेंगे। सही है। ओके। तो ये हमने जो है इसको हमने किया।